नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर कर दिया जाए तो एक बेगुनाह इंसान गुनहगार बन जाता है, उसके ऊपर उसको आरोपी का तमगा लगा दिया जाता है और समाज भी उसको ऐसी दृष्टि से देखती है जैसे वो अपराधी बन चुका है। तो अगर आप सोचिए, आपके खिलाफ कोई झूठा एफआईआर हो गया है या आपके जानने वालों या आपके रिश्तेदारों के खिलाफ कोई झूठा एफआईआर हो गया है, तो उस परिवार के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती है और उस परिवार को क्या क्या नहीं फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके खिलाफ फेक एफआईआर हो गया तो डरिए मत, घबराइए मत। इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि आप फेक एफआईआर या झूठे एफआईआर से कैसे बच सकते हैं। आजकल हमने ये देखा है कि 498A के मामले, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अनेक तरीके के झूठे एफआईआर कराए जाते हैं, अलग अलग सेक्शन में कराए जाते हैं। अननेचुरल सेक्स 498A, दहेज मांगना कोई मामला नहीं होता है, फिर भी एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया जाता है और परेशान करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको इसमें 9 स्टेप्स बताऊंगा। सभी स्टेप्स को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको शांत रहना चाहिए और एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें मालूम चलता है कि एफआईआर हो गया, बिल्कुल परेशान है, उस वक्त अगर आप शांति से काम करते तो आपके पास ऑप्शन था कि आप एविडेंस को कलेक्ट कर सकते थे। तो सबसे पहला चीज़ यही है कि एविडेंस कलेक्ट कीजिए, शांत रहिए और एविडेंस कलेक्ट कीजिए। एविडेंस क्या कलेक्ट करना है? कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, सीसीटीवी का कोई फुटेज हो, कोई व्हाट्सएप चैट हो, कोई ईमेल का कन्वर्सेशन हो। आप खुद भी अपना दिमाग लगाइए कि मुझे अपने केस को सॉल्व करना है और खुद को निर्दोष साबित करना है। इसके लिए जो भी जरूरी एविडेंस हो सकता है वो आपको जरूर इकट्ठा करना चाहिए। दूसरा स्टेप जो है वो आपको लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉयर टेक्निकल चीज़ों को लॉ पॉइंट से आपको गाइड कर सकते हैं कि अभी क्या करने से हो जाएगा, और ये भी गाइड कर सकते हैं कि आपको अभी क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लीड इंडिया में किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 7 डेज कॉल कर सकते हैं। और वीडियोज अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपके खिलाफ झूठा मुकदमा किया गया, किसी न किसी मामले में झूठा आरोप लगाया गया, आपके पास भी यह अधिकार है कि आप भी काउंटर एफआईआर करें। कोशिश कीजिए कि आप काउंटर एफआईआर करें। अगर काउंटर एफआईआर थाने वाले नहीं ले रहे हैं तो हायर अथॉरिटी तक यानी कि एसपी तक पहुंचिए और उनको बताइए कि आपके साथ गलत हो रहा है, हकीकत ये है और आपको भी कंप्लेंट देना है। कंप्लेंट देने की कोशिश कीजिए, उसकी रिसीविंग लीजिए और कोशिश कीजिए आप भी एफआईआर रजिस्टर करा सकें। जो चौथा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो आपने वकील साहब से कंसल्ट किया है उनसे बात कीजिए कि जिन सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है क्या उसमें बेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अमूमन जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल इसलिए लेते हैं क्योंकि यह अंदेशा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। तो बीएनएसएस में 482 के तहत एंटीसिपेटरी बेल लिया जाता है और सीआरपीसी में 438 सेक्शन है जिसके तहत हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्लाई करते हैं और वहां से हम बेल लेते हैं। पांचवा जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको बेल मिल गया और आपको रिलीफ मिल गया कोर्ट से, अब आप सीधे सीधे एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। उसके लिए हाई कोर्ट के पास इनहेरिटेंस पावर होता है कि वो एफआईआर को सीधे सीधे रद्द कर दे। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि किसी आईओ के बस की बात नहीं है, किसी एसएचओ के बस की बात नहीं है, किसी भी थाने या पुलिस अधिकारी के बस की बात नहीं है कि जो एफआईआर उन्होंने रजिस्टर्ड कर दी है वो खुद से रद्द कर सके। एफआईआर को रद्द करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट को है या सुप्रीम कोर्ट को है। तो बीएनएसएस की धारा 528 कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनहेरिटेंस पावर देती है
कि वो एफआईआर को रद्द कर सके। पहले सीआरपीसी में या 482 में हुआ करता था। तो जब एफआईआर रद्द करवाने के लिए जाएं तो चूंकि आपने एविडेंस कलेक्ट किया होगा, जरूर उससे आपको लाभ मिलेगा अपने एफआईआर को रद्द कराने में। अब मैं मान लेता हूं रद्द हो गया तो यहीं पे वीडियो एंड हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ सिनेरियो तो ऐसे भी हो सकते हैं कि ना रद्द हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर रद्द नहीं हुआ तो आपको विटनेसेस को कलेक्ट करना चाहिए जो आपके पक्ष में गवाही दे सकते हैं, जो आपके पक्ष में बोल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको लेना चाहिए कि जो ट्रायल कोर्ट है जहां पुलिस ने इस एफआईआर के अगेंस्ट में अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल किया होगा ट्रायल कोर्ट में, तो आपको ट्रायल कोर्ट के सभी हियरिंग्स को अटेंड करना चाहिए, केयरफुली अटेंड करना चाहिए, ओबीडियंटली अटेंड करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कोर्ट आपके कंडक्ट को नोटिस करती है और इससे आपको लाभ होगा। इसमें जो स्टेप है, जो अगर एफआईआर क्वैश नहीं हुआ तो, कि आपको अपने लीगल राइट्स को भी लेकर के अवेयर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके खिलाफ एफआईआर है, आपने किसी ऐसे एडवोकेट साहब को कर लिया जो आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपसे कुछ फीस और एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपको अपने लीगल राइट्स को लेकर के भी बहुत अवेयर होने की जरूरत है ताकि आप मिसगाइड ना हो सकें। लीगल राइट्स के लिए आप सेकेंड थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं अपने केस को लेकर के। आप गूगल नेट पे पढ़ सकते हैं। हालांकि बेहतर रहेगा कि प्रॉपर सेकेंड और थर्ड ओपिनियन लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और कि आपको कभी भी कंप्लेनेंट के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कंप्लेनेंट के साथ में कांटेक्ट करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और कंप्लेनेंट के साथ आप फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो ये केस के लिए सही नहीं होता है। तो उम्मीद है कि फेक एफआईआर को रद्द करवाने के जितने भी स्टेप्स हैं आप उसको समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।